हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटेट 2022 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमें सीडीपी के अंदर पूछा जाता है, जो कि है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यानी कि थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि हमें किसके द्वारा दी गई है, जो कि हमें जीन पियाजे द्वारा दी गई है। अगर आप सीटेट की परीक्षा में बैठ रहे हैं, चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको एक ही सेट में यहाँ पर 30 प्रश्नों में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि अभी हमारी ऑनलाइन सीटेट परीक्षा में हमसे पूछे गए, ताकि आपको यहाँ पे पता चल सके कि जीन पियाजे की थ्योरी को आपको तैयार किस तरीके से करना है और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, अगर हम इस टॉपिक को शुरू करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीन पियाजे कौन है और इन्होंने हमें किस तरीके की थ्योरी, किस तरीके का हमें सिद्धांत दिया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, जीन पियाजे जो है ये एक मनोवैज्ञानिक है जो कि यहाँ पे स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। तो देखिए, इनके बारे में कुछ बेसिक बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगला यहाँ पे हमें पॉइंट बता रखा है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया। देखिए, इन्होंने हमें एक सिद्धांत बना के दिया। अब ये सिद्धांत बनाने के लिए इन्होंने प्रयोग किस पे किए थे? इन्होंने अपने खुद के बच्चों पे प्रयोग किए और अपने घर के आसपास जो बच्चे थे उन पे प्रयोग किए, और उनकी अवस्थाओं में, उनकी स्टेजेस में जिस तरीके से चेंजेस इन्हें दिखे, उस तरीके से इन्होंने हमारे सामने 4 अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे तैयार करके दिए बच्चों के कोग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पे। इसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि इन्होंने हमें अलग अलग स्टेजेस दिए, अलग अलग यहाँ पे अवस्था दी, इसीलिए इनके सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ स्टेजेस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इसके अलावा जीन पियाजे के बारे में खास पॉइंट यहाँ पे क्या है, जीन पियाजे को हम चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर भी मानते हैं, यानी कि बाल मनोविज्ञान के जनक है। इसके अलावा देखिए, इनका क्या मानना था, इनका ये मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो एक तरीके से लिटिल साइंटिस्ट हैं, यानी कि एक तरीके से बच्चे भी क्या हैं, यहाँ पे चीज़ों को खोज करते रहते हैं। बच्चे यहाँ पे एक्टिवली, सक्रिय तरीके से चीज़ों के बारे में पता करते हैं। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये भी बताया है कि जो बच्चों का जो नॉलेज होता है वो बड़ों से एक तरीके से बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों को कम ज्ञान है। बच्चों के जो सोचने का तरीका होता है वह बड़ों के से अलग होता है। अब देखिए, मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जीन पियाजे से संबंधित डिस्कस किए कि जीन पियाजे कहाँ से बिलोंग करते थे, इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रयोग किया, ये किस पे किया, साथ ही साथ इनके सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चे क्या है, एक लिटिल साइंटिस्ट है, साथ ही साथ ये क्या है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी है। अब चलिए, जीन पियाजे की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, इससे संबंधित हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हो जाते हैं। उन टर्म्स को भी जरा डिस्कस करिए। अब देखिए, अगर आप लोगों को ये जो टर्म मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपको ये क्लियर हो गए तो कहीं ना कहीं जीन पियाजे की थ्योरी जो है आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो देखिए, यहाँ पे 3 से 4 टर्म हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कीमा। अब देखिए, स्कीमा शब्द का मतलब क्या है, अगर हम आसान भाषा में बोले तो देखिए, हम किसी भी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारे माइंड में एक फिक्स पैटर्न होता है। अब देखिए, अगर एक छोटे से बच्चे से पूछा जाए कि पेड़ किस तरीके से दिखता है, तो वो किस तरीके से आपको बताएगा कि पेड़ कुछ इस तरीके से दिखता है। उसने कहीं पे देखा होगा तो वहां पे वो आपके सामने एक इमेज बना देगा। तो देखिए, हमारे माइंड में किसी भी चीज को लेके किस तरीके का इमेज एक बना हुआ है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा स्कीमा कहलाता है। अब देखिए, अगर एक बच्चे से पूछा जाए कि घर किस तरीके से दिखता है, तो वो बच्चा घर कुछ इस तरीके से आपको बना के दिखाएगा, क्योंकि उसने अपने पिक्चर बुक में इस तरीके से देखा होगा। एक छोटे से बच्चे को अगर आपने देखा है जो कि अभी कुछ ही महीने का है, तो देखिए, उसके हाथ में कोई भी चीज दे दी जाए तो अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसी के थ्रू वो कोई चीज खा पाएगा। तो देखिए, हमारे माइंड में जो चीजें बिठाई जाती हैं किसी भी काम को लेके, किसी भी चीज को लेके कि हमें किस तरीके से उस काम को करना है, तो एक तरीके से हम आसान भाषा में इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारे माइंड में क्या होता है, ये हमारे माइंड में बिल्डिंग
ब्लॉक्स होते हैं, चीज़ों को जो हम किस तरीके से कर पाएँ, ये हमारे माइंड में एक तरीके से इमेज है। इसके अलावा देखिए, अगर हमें कोई नई चीज़ सीखनी है तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे अनुकूलन करना होता है, एडाप्टेशन करना होता है। यानी कि अगर हम अपनी समाज में, यहाँ पे अपनी सोसाइटी में एडाप्टेशन यानी कि अनुकूलन करेंगे, तब जाके हम चीज़ों को सीख पाएंगे। और जब हम समाज में यहाँ पे क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं यानी कि एडाप्टेशन करते हैं, तो उस समय हमें दो अलग अलग प्रक्रियाओं से होते हुए गुजरना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला यहाँ पे है आपका आत्मसात्यकरण, जिसे हम एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं, और दूसरा है यहाँ पे समायोजन, जिसे हम अकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, दोनों में छोटा सा फर्क है, इस फर्क को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो आपका आत्मसात्यकरण होता है, अब देखिए, अगर बच्चे के माइंड में किसी चीज को लेके पहले से कोई इमेज बनी हुई है और बच्चा कोई नई चीज सीख रहा है और उस नई चीज को अपने पुराने ज्ञान के साथ यहाँ पे तालमेल बिठा पा रहा है, तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे बच्चा आत्मसात्यकरण कर रहा है। यानी कि उसके नए ज्ञान में कोई भी, आपको उसके पूर्व ज्ञान में कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है जब वो नए ज्ञान को सीख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम समायोजन की बात करें, अकोमोडेशन की बात करें, अगर बच्चा कुछ नए काम को सीखने के लिए अपने पूर्व ज्ञान यानी कि जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करता है, कुछ चेंज करता है, तो इसके लिए हम समायोजन यानी कि अकोमोडेशन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, इस एग्जाम्पल में बच्चे को, पहले तो यहाँ पे बच्चे के पास एक खिलौना है। अब उस खिलौने में बच्चे के पास क्या है, घोड़ा है, एक हॉर्स है। अब देखिए, एक हॉर्स है और उसको उसके पेरेंट्स ने बताया, उसके माता पिता ने बताया कि ये जो चार पैरों का जानवर है ये आपका हॉर्स है। जब बच्चा एक दिन पार्क में गया और उसने एक काऊ को देखा, तो उसने काऊ को देखते ही सबसे पहले क्या बोला कि ये हॉर्स है, क्योंकि उसने उसके चार पैर देखे। फिर उससे कोई बड़े व्यक्ति ने या फिर उससे कोई समझदार व्यक्ति ने उसे बताया कि हर चार पैरों वाला जानवर जो है वो आपका हॉर्स नहीं होता, ये आपकी काऊ है। तो देखिए, यहाँ पे उसे एक तरीके से हॉर्स और काऊ में डिफरेंस यहाँ पे पता चल गया। जो उसके पुराना ज्ञान है उसमें उसने नए ज्ञान के साथ तालमेल बिठा लिया। तो देखिए, जो तालमेल बिठाने की जो प्रक्रिया होती है, तालमेल यानी कि जो बच्चा बैलेंस बिठा लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आत्मसात्यकरण कहते हैं। अब देखिए, अगर हम समायोजन की बात करें, अकोमोडेशन की बात करें, तो देखिए, जैसे जैसे बच्चा नई नई क्लासेस में जाएगा और बच्चे को नई नई चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी, तो बच्चे अपने पुराने ज्ञान में जो उन्होंने कोई मिस्टेक यहाँ पे की हो, अब देखिए, बच्चे को इतना पता है यहाँ पे 2+3 क्या होता है, आप कहेंगे 5 होता है, ठीक है। और बच्चे को यहाँ पे पता है कि 3+2 करेंगे तो भी यहाँ पे 5 है, यानी कि बच्चे को नंबर्स को जोड़ना पता है। अब बच्चे को यहाँ पे अगर हम नेगेटिव एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पे इन दोनों को माइनस तो कर पा रहा है, पर अगर हम इन नंबर्स को रिवर्स कर दें तो बच्चे को यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट का हम एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो बच्चे को इतना पता चलेगा कि जो आपके नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। यानी कि कहलाने का मतलब क्या है कि अगर पूर्व ज्ञान में जो नया ज्ञान है वो बैलेंस बिठा ले, वो यहाँ पे एक तरीके से दोनों ज्ञान में यहाँ पे तालमेल कर पाए, तो वो क्या है, आपका आत्मसात्यकरण है। इसके अलावा जो आपका नया ज्ञान है पूर्व ज्ञान को एक तरीके से बदलने पे मजबूर करे, तो आपका क्या होगा, ये यहाँ पे होगा समायोजन यानी कि अकोमोडेशन। ये सारे टर्म को यहाँ पे जीन पियाजे ने अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्रयोग किया। स्कीमा, एडेप्टेशन, आपका एसिमिलेशन यानी कि आत्मसात्यकरण, अकोमोडेशन यानी कि समायोजन, इन सभी टर्म को यहाँ पे यूज किया गया है। अब चलिए मैं आपके साथ सीधा यहाँ पे स्टेजेस को डिस्कस करूंगी, जो कि 4 अलग अलग स्टेजेस है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसे हम अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्टेजेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 अलग अलग अवस्थाओं की बात की गई है। और अगर आप CBT लेवल का कोई भी पेपर खोल के देख लीजिए, आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे स्टेजेस से संबंधित यहाँ पे मिल जाएंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी है और थोड़ा घुमा के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए इन चारों स्टेजेस को जरा डिस्कस करें।
अब चलिए एक एक करके हम यहाँ पे स्टेजेस को जरा डिस्कस करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संवेद्य पेशीय अवस्था, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे रखा गया है। अब इस अवस्था का नाम संवेद्य यानी कि सेंसरी मोटर रखा क्यों गया है? अब देखिए, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे बोलना चलना फिरना शुरू नहीं करता। यहाँ पे बच्चे अपनी इंद्रियां यानी कि जो सेंसेस होती है, इनकी मदद से बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को समझ रहा होता है। बच्चे का यहाँ पे संतुलन बन रहा होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो सेंसेस हैं वो किसकी तरह काम करेंगी? वो यहाँ पे शिक्षक की तरह काम करेंगी। अब देखिए, इसके बाद मैंने एक शब्द लिखा है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस चीज़ को यहाँ पे जरूर समझिएगा। अब देखिए, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और इसके बाद यहाँ पे जन्म से लेकर 2 वर्ष तक आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, यानी कि संवेद्य पेशीय अवस्था होती है। पर आपने शुरुआती दौर में बच्चों को देखा होगा, अगर बच्चे के सामने कोई वस्तु ला के रख दिया जाए और उसके सामने जब तक वो वस्तु है तब तक उसके लिए वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, जैसे हम उस चीज को हटा लेंगे वैसे ही वो बच्चा उस चीज को भूल जाता है। पर ये अवस्था जैसे खत्म होने वाली होती है, यानी कि 2 वर्ष तक बच्चा आ जाता है, 1.5 से लेकर 2 वर्ष तक, तब बच्चे के सामने से अगर वो चीज हटा भी दे तो वो आपके पीछे मुड़ के देखना चाहेगा कि आपने कहीं पीछे छुपाया तो नहीं है। तो देखिए, ये अवस्था खत्म होते होते बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे के अंदर जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कौन से स्टेज में आता है? तो देखिए, जो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो संवेद्य पेशीय अवस्था है, ये खत्म होते होते बच्चे के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। इसके अलावा देखिए, बच्चा जो है यहाँ पे आप को नकल करता है। अब देखिए, यहाँ पे वो बोल तो नहीं पा रहा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। आप देखोगे, जब बच्चा 8-9 महीने का होगा, आप उसके सामने अगर फोन में बात करोगे तो अपने हाथ को इस तरीके से लेके वो भी दिखाएगा कि वो भी यहाँ पे फोन में बात कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बच्चे आपको नकल करते हैं। आप जिस तरीके की एक्टिविटी बच्चे के सामने करोगे, जिस तरीके की प्रतिक्रिया दोगे, बच्चा भी उसी तरीके के आपको रिस्पॉन्सेस यहाँ पे देगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन दिखाता है, यानी कि जैसा तुम रिएक्ट करोगे वैसा तुम्हें एक्शन मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे बच्चे के अंदर बॉडी में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा होता है, साथ ही साथ जो आप चीज़ें करोगे वहाँ पे वो बच्चा ज़्यादा नकल करता है और ज़्यादा गहरी तरीके से उन चीज़ों को सीख रहा होता है। अब देखिए, ये अवस्था खत्म होने के बाद अगली जो अवस्था है वो आपकी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चों में देखने को मिलती है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटी होती है और ये आपको देखने को मिलेगा। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे कार्टून वगैरह बहुत देखते हैं, तो बच्चे के अंदर जीववाद बहुत ज़्यादा आ जाता है। बच्चा कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रियल चीज़ों के साथ जोड़ने लग जाता है। बच्चों को लगता है कि वो जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे अहम केंद्रित होते हैं, यानी कि ईगो सेंट्रिक होते हैं, अपनी चीज़ें जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। जैसे अगर यहाँ पे उनको कुछ चीज़ दे दी जाए तो वो किसी और के साथ जल्दी शेयर नहीं करते। ये इस स्टेज के अंदर देखा जाता है। इसके अलावा बच्चे को अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं आगामी समय में। इस अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर यहाँ पे अपलटावी होती है। जैसे कि अगर मान लिया जाए 2 में 3 को जोड़ने को बच्चे को सिखाया जाए, जैसे कि बच्चा जब 5-6 वर्ष का हो जाए, जब बच्चे को ये चीज़ सिखाई जाए तो बच्चा यहाँ पे 5 तो बोल देगा, पर जब बच्चे को पूछा जाए कि 3 में 2 को अगर जोड़ना है तो बच्चा दोबारा उस चीज़ को जोड़ना शुरू कर देगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि बच्चे को अभी रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीखने में अभी थोड़ा टाइम है। इसके अलावा यहाँ पे केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन शब्द लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर बच्चे के सामने कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक गिलास में पानी बच्चों के सामने यहाँ पे भर के लेके आई और मैंने क्या किया, इस ग्लास के पानी को एक चौड़े बर्तन में और एक लंबे बर्तन में बच्चे के सामने डाल दिया। अब बच्चे से पूछा कि किस में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा उसकी जिसकी हाइट लंबी होगी उसमें बताएगा कि उसमें पानी ज़्यादा है। बच्चा यहाँ पे किसी भी वस्तु के किसी एक कॉन्सेप्ट को, किसी एक कैरेक्टर को ही यहाँ पे केंद्र करके उसके बारे में सोच रहा होता है। बच्चा सिर्फ ये देखता है कि उसकी हाइट लंबी हो तो उसमें पानी ज़्यादा होगा, जबकि बच्चे को ये भी पहले पता है कि उसमें सेम अमाउंट ऑफ पानी डाला गया। तो बच्चा किसी एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फोकस कर पाएगा। इसको बोलते हैं केंद्रीकरण, जिसे हम सेंट्रेशन के नाम से जानते हैं, जो कि हमें पूर्व सक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशन स्टेज में देखने को मिलता है। अब चलिए 2 और स्टेजेस हैं, उनको भी जरा डिस्कस करें।
अब चलिए हम लोग आखिरी की जो 2 अवस्थाएं उनको जरा डिस्कस करें। अब देखिए यहाँ पे अगली जो अवस्था है, जो तीसरी अवस्था है, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है वो, जिसमें बच्चे की आयु 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। इसके अंदर कुछ कुछ गुण हमें, कुछ कुछ कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का गुण। अब देखिए, अब इस अवस्था तक आते आते बच्चे को अगर 2 इस तरीके से जाड़ दिए जाए, जो कि एक जाड़ थोड़ा चौड़ा हो और एक जाड़ थोड़ा लंबा हो, तो बच्चा यहाँ पे देख के बता पाएगा कि दोनों में बराबर मात्रा में पानी भरा हुआ है। बच्चा इस कॉन्सेप्ट को अब समझने लायक हो गया है। अब देखिए, इसके अलावा बच्चे के अंदर जो तर्क है, जो बच्चे की रीजनिंग है, वो इंडक्टिव तरीके से, आगमन तरीके से आ जाएगी, यानी कि बच्चे को कुछ उदाहरण दिया जाए, कुछ एग्जाम्पल दिया जाए तो उसके नियम तक बच्चा यहाँ पे पहुंच सकता है। बच्चे का जो एक तरीके से यहाँ पे चिंतन है, जो बच्चे की रीजनिंग है, वो यहाँ पे किस तरीके से हो जाएगी, मूर्त तरीके से कॉन्क्रीट चीजों को लेके, जो सॉलिड चीजें हैं उनके बारे में बच्चा समझ पाएगा। साथ ही साथ बच्चे के अंदर यहाँ पे जो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 2 4 जा क्या होता है, आप कहेंगे 8 होता है, तो बच्चा यहाँ पे 4 2 जा 8 होता है, ये भी बच्चा यहाँ पे बता पाएगा। इसके अलावा जो बेसिक डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम होती है, उनका सोल्यूशन और उसका मतलब बच्चा अच्छी तरीके से समझ पाएगा। रिवर्सिबल थिंकिंग यहाँ पे बच्चा कर पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट टर्म लिखे हैं जो कि आपको समझना है, एक ट्रांजिटिविटी, एक सीरिएशन। सीरिएशन क्या होता है, क्रम में चीजों को लगाना। बच्चा यहाँ पे क्रम में चीजों को लगा पाएगा, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे में बच्चा यहाँ पे सीक्वेंस में लगा पाएगा। ये चीज कब आती है, ये चीज आपके मूर्त सक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आती है। साथ ही साथ बच्चे के अंदर ट्रांजिटिविटी आ जाएगी। ट्रांजिटिविटी को हम आसान भाषा में कहें तो एक तरीके से बच्चे चीजों में तुलना करना शुरू कर देंगे, कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बच्चे के सामने 2 3 स्टिक दूं इस तरीके से, तो बच्चा बता पाएगा कि ये जो स्टिक ए बी सी है, तो बच्चा बता पाएगा कि जो बी है वो ए से बड़ा है, सी जो है वो बी से बड़ा है। इस तरीके से बच्चा कंपेयर चीज़ों को कर पाएगा। ये होती है आपकी ट्रांजिटिविटी। और जो सीरिएशन होता है, बच्चा चीज़ों को क्रम में लगा पाएगा। ये सारे के सारे गुण आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, ये आपको मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, आखिरी जो अवस्था है यह है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, जिसमें जो बच्चे की आयु होती है ये 11 से लेकर लगभग 15 वर्ष तक में ये चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे बच्चा ये जो है, यहाँ पे आपका ये कॉन्क्रीट नहीं, यहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे करने लग जाएगा। किस तरीके का, बच्चा जिन चीज़ों को यहाँ पे देख नहीं पा रहा, इमेजिनेशन भी से भी बच्चा चीज़ों को कर पाएगा। इसके अलावा बच्चे की जो थिंकिंग है, जो रीजनिंग है, वो यहाँ पे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगी, यानी कि निगमनात्मक तरीके से बच्चा यहाँ पे चीज़ों के बारे में सोच पाएगा। अब देखिए, ये सारे गुण आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में देखने को मिलते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधा क्वेश्चन में, और उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अब चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये जीन पियाजे की थ्योरी से लिए गए हैं, और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी जो कि आपको आंसर करना होगा। अब देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये पूछ रखा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में यहाँ पे एक शब्द दिया गया है सीरिएशन, यानी कि क्रम बनता है, ये क्या होती है। अब देखिए, सीरिएशन शब्द का मतलब क्या है कि हम किसी चीज को क्रम में, ऑर्डर में किस तरीके से लगा रहे हैं। अगर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी दूसरों के पर्सपेक्टिव को, यानी कि दूसरे किस तरीके से चीजों को सोचते हैं उसको ग्रहण करना, ये आंसर नहीं होगा। अगले में है स्टोरी को नरेट करना, ये यहाँ पे नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगले में बोल रखा है कि हम लोग यहाँ पे एक तरीके से स्थायी तरीके से मैप बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं, ये भी यहाँ पे सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पहला ऑप्शन, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पूछ रखा है कि यहाँ पे जो हमारी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि जो हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, यहाँ पे कॉन्क्रीट वर्ड नहीं लिखा, जो हमारी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें से कौन से आपका ये जो कैरेक्टर है, कौन सा लक्षण आपको देखने को मिलेगा, रिवर्सिबिलिटी या फिर आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजन, यानी कि यहाँ पे जो निगमात्मक चिंतन होता है वो, या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन, या फिर आपका प्रिपोर्शनल रीजनिंग। अगर हम देखें जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, इस अवस्था तक बच्चे जो है यहाँ पे एक तरीके से चीज़ों को रिवर्स करके समझना सीख जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपने ये थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है कि जीन पियाजे के जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो आपको कंजर्वेशन यानी कि जो संरक्षण दिखेगा वो आपको कब दिखेगा।
जो संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन का जो बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट आता है वो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज यानी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था तक आपको देखने को मिल जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैं सारे ऑप्शन इसलिए डिस्कस नहीं कर रही, अगर आपने शुरुआत से वीडियो देखी है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में, इसमें यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम पियाजे के सिद्धांत को देखें तो एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चा जो है अपनी नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करता है, उसको मॉडिफाई करता है अपनी स्कीमा में, अगर कोई नया एक्सपीरियंस उसको मिल रहा है तो इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि फोर्थ क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। ये एक तरीके से आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसके अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, आपको हर विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको स्क्रीन में जो शुरुआत में नंबर दिख रहा होगा आप वहाँ से सीटैट के नोट्स ले सकते हैं जो कि पेड नोट्स हैं। आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से नोट्स मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।